नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का टेड टॉक्स पे। मैं अपर्णा और आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे बीएफ स्किनर की ऑपरेंट कंडीशनिंग की थ्योरी यानी क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। देखिए, ये टॉपिक अपने आप में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में अक्सर ये पूछा जाता है। तो स्किनर कौन थे? देखिए, स्किनर अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट थे। अक्सर यही क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि स्किनर किस देश के साइकोलॉजिस्ट थे, तो आपका आंसर क्या होगा? अमेरिका के साइकोलॉजिस्ट थे। इसके अलावा वो एक बिहेवियरिस्ट यानी व्यवहारवादी भी थे। स्किनर ने क्या किया? उन्होंने ऑपरेंट कंडीशनिंग यानी क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत दिया। अब देखिए, ये जो ऑपरेंट कंडीशनिंग या क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत है, इसके कई सारे नाम हैं। अब उसके नामों से रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं कि आपको ऑप्शन में कई सारे जो है नाम दे देंगे और पूछा जाएगा कि क्रिया प्रसूत अनुबंधन का जो सिद्धांत है उसको हम दूसरे भी किस नाम से जानते हैं। तो आप उसके दूसरे नामों को भी जानते रहिए, जिससे अगर एग्जाम में क्वेश्चन आए तो आपका सही हो पाए। तो उसका नाम है नैमित्तिक अनुबंधन का सिद्धांत, यानी इसे हम कहते हैं इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग। दूसरा इसका नाम है कार्यात्मक प्रतिबद्धता का सिद्धांत, सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत और अभिक्रमित अनुदेशन का सिद्धांत। और देखिए, जो सक्रिय अनुबंधन है और अभिक्रमित अनुदेशन है, ये पूछे भी जा चुके हैं आपके एग्जाम में। तो चलिए अब हम पढ़ लेते हैं कि ऑपरेंट कंडीशनिंग या क्रिया प्रसूत अनुबंधन आखिर होता क्या है। ऑपरेंट कंडीशनिंग क्या है? इट इज अ मेथड ऑफ लर्निंग दैट अकर्स थ्रू रिवॉर्ड्स एंड पनिशमेंट। ऑपरेंट कंडीशनिंग यानी क्रिया प्रसूत अनुबंधन क्या है? ये सीखने का एक ऐसा मेथड है, एक ऐसा तरीका है जो होता है किसके थ्रू? रिवॉर्ड्स यानी पुरस्कार और पनिशमेंट यानी दंड के द्वारा। तो देखिए, आपने जब ये दो शब्द देखे होंगे, रिवॉर्ड और पनिशमेंट यानी पुरस्कार और दंड, तो आपको याद आया होगा कि मैंने पिछली क्लास में आपको थॉर्नडाइक पढ़ाया था। थॉर्नडाइक में क्या पढ़ाया था मैंने आपको? लॉ ऑफ इफेक्ट यानी प्रभाव का नियम। और लॉ ऑफ इफेक्ट यानी प्रभाव का नियम क्या कहता था कि जब आप किसी कार्य को करते हैं, व्यक्ति जब किसी कार्य को करता है तो उसके करने का उस पर जो प्रभाव पड़ रहा है, जो इफेक्ट पड़ रहा है, वही इफेक्ट ये डिसाइड करता है कि व्यक्ति आगे उस काम को करेगा कि नहीं करेगा। तो स्किनर ने क्या किया है? स्किनर ने जो थॉर्नडाइक का लॉ ऑफ इफेक्ट यानी जो प्रभाव का नियम है, उसी पे काम किया है, उसी को आगे बढ़ाया है। तो उनकी जो ऑपरेंट कंडीशनिंग की थ्योरी है, वो भी यही कह रही है कि जो लर्निंग है, जो सीखना हो रहा है, जो लर्निंग की पूरी प्रक्रिया हो रही है, वो किसके थ्रू हो रही है? रिवॉर्ड्स और पनिशमेंट के थ्रू हो रही है, जो कि हमें किसने बताया था? थॉर्नडाइक ने बताया था। किसके थ्रू? अपने लॉ ऑफ इफेक्ट के थ्रू बताया था। थॉर्नडाइक ने अपने लॉ ऑफ इफेक्ट यानी प्रभाव का जो नियम दिया, उसमें उन्होंने पहली बार एजुकेशनल साइकोलॉजी में दो टर्म को इंट्रोड्यूस किया। पहला था रीइंफोर्समेंट यानी पुनर्बलन और दूसरा था पनिशमेंट यानी दंड। अब जो बीएफ स्किनर है, उन्होंने थॉर्नडाइक का जो लॉ ऑफ इफेक्ट यानी प्रभाव का जो नियम है, उसी पे आगे काम किया है, उसी को आगे बढ़ाया है। तो उनका जो ऑपरेंट कंडीशनिंग की थ्योरी है, वो दो टर्म पे ही बेस्ड है। पहला कौन सा? रीइंफोर्समेंट यानी पुनर्बलन और दूसरा पनिशमेंट यानी दंड। अब देखिए, स्किनर के एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं, तो आपको दो नाम याद होने चाहिए कि स्किनर ने चूहे पे एक्सपेरिमेंट किया और दूसरा कबूतर यानी पिजन पे एक्सपेरिमेंट किया है। यही दो नाम अक्सर एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। हम पढ़ेंगे स्किनर ने जो चूहे पे एक्सपेरिमेंट किया है उसके बारे में। तो उन्होंने क्या किया? एक चूहा भूखा था, बहुत ही ज्यादा भूखा चूहा है, उसको उन्होंने एक बॉक्स में बंद कर दिया और इस बॉक्स को क्या नाम दिया गया? स्किनर बॉक्स नाम दिया गया। अब इसमें क्या है? इसमें एक लीवर अटैच है। अगर इस चूहे का पैर इस लीवर पे पड़ जाता है, इसको ये दबा देता है, तो जो फूड डिस्पेंसर है यानी जो खाने की ट्रे है, उससे खाना बाहर आ जाएगा। तो चूहा उसे खा ले, अपनी भूख शांत कर ले। पर क्या चूहे को बात पता है? चूहे को तो नहीं पता। अब चूहे को जैसे ही बॉक्स में बंद किया गया, वो क्या करेगा कि वो इस बॉक्स की जो दीवार है उस पर हाथ पैर मारना शुरू कर देगा। या चूहे का स्वभाव क्या है? वो अपने दांत से इसको काटना शुरू कर देगा, बॉक्स की जो दीवार है। यानी चूहे को जैसे ही बॉक्स में बंद किया गया, उसने क्या करना शुरू कर दिया? उसने रिस्पॉन्स करना शुरू कर दिया, उसने अनुक्रिया करना शुरू कर दिया। और इन्हीं सारी अनुक्रियाओं यानी रिस्पॉन्सेस के बीच में किसी एक रिस्पॉन्स में ऐसा हुआ कि उसके जो हाथ से लीवर दब गया। लीवर के दबते ही क्या सामने आ गया? खाना सामने आ गया। उसने देखा, उसे खा लिया। अब चूहे को समझने में देर नहीं लगी कि क्या करना है। लीवर पे
जो है पैर मारना है, उसके बाद फूड डिस्पेंसर से खाना बाहर आ जाएगा। यानी जो चूहा बॉक्स में जाते ही रिस्पॉन्स यानी अनुक्रिया करने लगा था, उसके सामने अब क्या आ गया, एक स्टिमुलस आ गया, और वो स्टिमुलस क्या है, फूड है, खाना है। ठीक है, तो जो स्किनर है वो ये कह रहे हैं कि किसी भी रिस्पॉन्स को करने के लिए जरूरी नहीं है, यानी किसी भी अनुक्रिया को करने के लिए जरूरी नहीं है कि कोई स्टिमुलस सामने ही हो तभी अनुक्रिया की जाए। स्किनर किस पे जोर देते हैं, स्किनर अनुक्रिया पे जोर देते हैं, यानी रिस्पॉन्स पे जोर देते हैं। इसीलिए उनके सिद्धांत का क्या नाम है, क्रिया प्रसूत अनुबंधन है। यानी स्किनर क्या कह रहे हैं, इसको ध्यान से समझिएगा। स्किनर का कहना है कि किसी भी अनुक्रिया यानी रिस्पॉन्स को करने के लिए स्टिमुलस का होना जरूरी नहीं है। यहाँ पे देखिए, चूहा जब इस बॉक्स के अंदर गया तो क्या उसके सामने स्टिमुलस खाना था, नहीं था, लेकिन उसने जाते ही क्या किया, रिस्पॉन्स यानी अनुक्रिया करना शुरू कर दिया। तो स्किनर अपनी ऑपरेंट कंडीशनिंग की जो थ्योरी है उसमें किस पे जोर दे रहे हैं, उस पे वो अनुक्रिया यानी रिस्पॉन्स पे जोर दे रहे हैं। अब चलिए, स्किनर का जो थ्योरी है, स्किनर का जो क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत है, वो किस पे बेस्ड है, वो थॉर्नडाइक के लॉ ऑफ इफेक्ट पे बेस्ड है। और लॉ ऑफ इफेक्ट में थॉर्नडाइक ने दो टर्म यूज किए एजुकेशनल साइकोलॉजी में पहली बार, एक था रीइंफोर्समेंट और दूसरा था पनिशमेंट। तो स्किनर की जो थ्योरी है ऑपरेंट कंडीशनिंग की, वो इन्हीं दो टर्म पे पूरी तरह से बेस्ड है। चलिए इन्हें अच्छे से समझ लेते हैं। तो देखिए, रीइंफोर्समेंट यानी पुनर्बलन क्या है, तो अब देखिए हर एक शब्द के नाम में ही उसकी मीनिंग छुपी होती है। तो क्या लिखा है, पुनर्बलन। बलन मतलब किसी चीज पे जोर देना, फोर्स देना, और पुनर् मतलब बार बार देना। तो इसका क्या मतलब हो जाएगा, पुनर्बलन से तात्पर्य ऐसे उद्दीपन यानी स्टिमुलस से है जो किसी अनुक्रिया को भविष्य में होने की संभावना को बढ़ाता है। तो इसे आप ऐसे समझिए, रीइंफोर्समेंट मतलब बार बार क्या करना, जोर देना। किस चीज पे जोर देना, एक ऐसे बिहेवियर पे जो आप चाहते हैं कि भविष्य में बार बार रिपीट किया जाए यानी दोहराया जाए। तो रीइंफोर्समेंट यानी पुनर्बलन मतलब बार बार किसी चीज पे जोर देने का मतलब क्या है, एक ऐसे बिहेवियर पे जोर देना जो आप चाहते हैं जिसे बार बार रिपीट किया जाए, वो क्या होगा, पुनर्बलन कहलाएगा। और पनिशमेंट यानी दंड क्या है, कोई ऐसा बिहेवियर जो आप चाहते हैं एक बार तो हो गया लेकिन अब वो रिपीट ना हो, वो भविष्य में ना किया जाए, तो उसके लिए क्या दिया जाएगा, पनिशमेंट यानी दंड दिया जाएगा। फोर्समेंट यानी पुनर्बलन दो तरीके के होते हैं। पहला है सकारात्मक यानी पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट, दूसरा नकारात्मक यानी नेगेटिव रीइंफोर्समेंट। अब ये सकारात्मक रीइंफोर्समेंट क्या होता है, तो देखिए, बच्चे के किसी भी अच्छे बिहेवियर को रिपीट कराने के लिए आप चाहते हैं कि बच्चा जो व्यवहार कर रहा है उसे फ्यूचर में भी करे, तो उसे रिपीट कराने के लिए आप जो उसे रिवॉर्ड देते हैं, जो पुरस्कार देंगे, वो किसके अंतर्गत आएगा, सकारात्मक पुनर्बलन के अंतर्गत आएगा। मतलब अगर बच्चा क्लास में फर्स्ट आया और आपने उसे मोबाइल या साइकिल ला के दे दी, तो किसके अंतर्गत आ रहा है, पॉजिटिव यानी सकारात्मक पुनर्बलन के अंतर्गत आ रहा है। अब नेगेटिव रीइंफोर्समेंट यानी नकारात्मक जो पुनर्बलन, उसका मतलब क्या है कि बच्चा देखिए अच्छा क्लास में परफॉर्म किया तो आपने उसे मोबाइल ला के दे दिया या साइकिल ला के दे दी, पर आपने क्या देखा कि अब वो पूरे टाइम मोबाइल में ही गेम खेल रहा है या पूरे टाइम बाहर जाके साइकिल ही चला रहा है, तो आप क्या करेंगे, आपने उसको जो रिवॉर्ड दिया था उसे आप ले लेंगे। उसे आप क्या कहेंगे कि पहले तुम अपना पढ़ाई पूरी करो, उसके बाद क्या होगा, मैं तुम्हें तुम्हारा मोबाइल या जो भी आपने रिवॉर्ड साइकिल दी है उसे मैं तुम्हें वापस करूंगा। तो नेगेटिव रीइंफोर्समेंट में क्या है, बच्चे को जो रिवॉर्ड पहले दिया गया था वो उससे ले लिया जाता है, और जब वो अपना काम पूरा कर ले रहा है, अपनी पढ़ाई पूरी कर ले रहा है, तब बाद में उसे वो वापस कर दिया जा रहा है। तो ये किस में आएगा, नेगेटिव रीइंफोर्समेंट में आएगा। अब देखिए, जो पनिशमेंट यानी दंड है, ये भी दो टाइप की होती है, एक होती है पॉजिटिव पनिशमेंट और दूसरी होती है नेगेटिव पनिशमेंट। अब ये पनिशमेंट दी क्यों जा रही है, देखिए पनिशमेंट पॉजिटिव हो या नेगेटिव, वो दी इसीलिए जाती है कि जो भी बच्चा बिहेवियर कर रहा है उसे फ्यूचर में रिपीट ना करे, इसके लिए क्या दी जाएगी, पनिशमेंट दी जाएगी। अब पॉजिटिव पनिशमेंट का क्या मतलब है, पॉजिटिव पनिशमेंट का मतलब है कि बच्चे ने कोई बिहेवियर ऐसा किया जो ठीक नहीं है और आप चाहते हैं वो उसे फ्यूचर में रिपीट ना करे, तो उसके लिए उसे कुछ ऐसी पनिशमेंट देना जो वो लेना नहीं चाहता है, वो किस में आएगी, पॉजिटिव पनिशमेंट में आएगी। जैसे मान लीजिए किसी बच्चे ने लड़ाई की किसी बच्चे से और उसे बहुत मारा पीटा, तो आपने उसको क्या किया, पनिश कर दिया, और आपने उसे कहा कि जाओ ग्राउंड के 2 चक्कर लगाओ, या आपने उसे सब बच्चों के जाने के बाद एक्स्ट्रा क्लासेस के लिए 2 घंटे
रोक लिया, तो कोई भी बच्चा क्या ग्राउंड का जो है चक्कर लगाना चाहेगा या सब छुट्टी के बाद जो है 2 घंटे रुक के पढ़ाई करना चाहेगा? तो ऐसा तो कोई बच्चा नहीं है। तो वो किस में आएगा? पॉजिटिव पनिशमेंट में आएगा। यानी बच्चे को कुछ ऐसी चीज देना, ऐसा दंड देना जो वो लेना नहीं चाहता, वो किस में आएगा? पॉजिटिव पनिशमेंट में आएगा। अब नेगेटिव पनिशमेंट क्या है? नेगेटिव पनिशमेंट में क्या है कि आपने देखा कि बच्चा बिल्कुल पढ़ाई नहीं कर रहा है, आपने जो इसे रिवॉर्ड दिया था, जैसे मोबाइल दिया था, तो वो पूरे टाइम मोबाइल ही देख रहा है और क्या है, बच्चा क्लास में उसके बहुत खराब नंबर आ रहे हैं। तो आप क्या करोगे? आपने जो इसे रिवॉर्ड दिया था वो आप उससे लंबे टाइम के लिए ले लोगे। देखिए, नेगेटिव रीइंफोर्समेंट में क्या था कि आपने जो उसको रिवॉर्ड दिया वो थोड़े टाइम के लिए आप लेते थे और जब उसने अपना काम पूरा कर लिया तो आप उसे वापस दे दे रहे हो। लेकिन नेगेटिव पनिशमेंट में क्या है कि जो रिवॉर्ड है उसे आप लंबे टाइम के लिए ले लोगे और बच्चे को वापस नहीं करोगे। तो ये किस में आएगा कि जो भी रिवॉर्ड दिया गया है उसको लंबे टाइम के लिए ले लेना, वो किस में आएगा? नेगेटिव पनिशमेंट में आएगा। अब देखिए, रीइंफोर्समेंट और पनिशमेंट के इफेक्ट क्या है वो भी स्किनर ने देखे। तो स्किनर ने कहा जो पनिशमेंट है वो कभी काम नहीं करती, मतलब पनिशमेंट क्या है? इफेक्टिव नहीं है। और पनिशमेंट देने से क्या होता है? बच्चे में एग्रेशन ज्यादा आएगा या सप्रेशन हो सकता है, मतलब आज तो डर से कोई चीज करना बंद कर दे, लेकिन कल को अगर वो डर खत्म हो जाएगा तो बच्चा फिर से वही काम करना शुरू कर देगा। तो उन्होंने कहा कि जो पनिशमेंट है वो कभी काम नहीं करती, कभी इफेक्टिव नहीं होती, लेकिन जो रीइंफोर्समेंट यानी पुनर्बलन है ये इफेक्टिव है और ये समय समय पे किया जाना चाहिए बच्चों को, जिससे वो मोटिवेट हो सके और अपना काम अच्छे से कर सके। रीइंफोर्समेंट और पनिशमेंट को पढ़ने के बाद हम ये कह सकते हैं कि स्किनर ने निष्कर्ष निकाला कि जो पनिशमेंट है वो काम नहीं आती, पनिशमेंट बच्चे को नहीं देनी चाहिए, लेकिन जो रीइंफोर्समेंट है, पुनर्बलन है, वो काम आता है और जरूरत पड़ने पर समय समय पर बच्चे को पुनर्बलन देना चाहिए। इससे बच्चे में क्या होता है? इससे बच्चे को मोटिवेशन मिलता है। अब ये जो रीइंफोर्समेंट है यानी पुनर्बलन है, बच्चे को कब कब और किस तरह देना है, इसके लिए स्किनर ने जो है शेड्यूल दिया रीइंफोर्समेंट का। ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं? पुनर्बलन अनुसूची कहते हैं। अब ये शेड्यूल से आखिर मतलब क्या है? शेड्यूल होता क्या है? तो देखिए, शेड्यूल क्या है? इसका मतलब एक योजना या प्लानिंग से होता है। ठीक है, तो देखिए, आप में से बहुत सारे लोग होंगे जो अपना अगला दिन प्लान करते हैं, मतलब उसका एक शेड्यूल बनाते हैं कि हमें सुबह इतने बजे उठना है, इतने बजे ब्रेकफास्ट करना है, इतने से इतनी देर पढ़ाई करनी है, फिर मोबाइल देखना है। मतलब सुबह उठने से लेके रात में सोने से पहले तक का जितना भी उन्हें काम करना है उसे क्या कहते हैं? उसको पूरा प्लान कर लेते हैं, उसका शेड्यूल बना देते हैं। तो शेड्यूल बनाना मतलब क्या है? प्लानिंग करना है, किसी भी काम को करने का योजना बनाना है। तो उसी लिए रीइंफोर्समेंट किस तरह और कब कब देना है, स्किनर ने क्या किया? शेड्यूल बनाया। तो शेड्यूल का मतलब एक ऐसी योजना या प्लानिंग से होता है जिसमें ये बताया जाता है कि कितनी क्रिया या कितने समय बाद व्यक्ति को पुनर्बलन दिया जाएगा। समझ गए? अब जो रीइंफोर्समेंट है ये स्किनर ने जो है इसको देने का 2 तरीके बताए। पहला तरीका था कंटिन्यूअस रीइंफोर्समेंट और दूसरा है पार्शियल। अब कंटिन्यूअस का क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है सतत यानी लगातार। ठीक है, निरंतर। तो इसका क्या मतलब है? जब आप बच्चे को प्रत्येक अनुक्रिया के बाद पुनर्बलन दे रहे हो, मतलब बच्चे के हर एक अच्छे बिहेवियर के बाद उसे लगातार आप पुनर्बलन दे रहे हो, रीइंफोर्समेंट दे रहे हो, तो वो किस में आएगा? वो कंटिन्यूअस रीइंफोर्समेंट में आएगा। ठीक है, और पार्शियल यानी आंशिक पुनर्बलन का क्या मतलब है? जब बच्चा कुछ अच्छा बिहेवियर कर रहा है तो कभी आप उसे रीइंफोर्समेंट दे रहे हो और कभी नहीं दे रहे हो, तो वो किस में आएगा? पार्शियल या आंशिक पुनर्बलन में आएगा। अब अगर हम ये बात करें कि जो कंटिन्यूअस रीइंफोर्समेंट है और पार्शियल रीइंफोर्समेंट है, इन दोनों में आखिर अच्छा कौन सा होता है? तो देखिए, अगर आप बच्चे में कोई भी अच्छा बिहेवियर स्टार्ट कराना चाह रहे हैं, बच्चे की कोई गंदी आदत है, जैसे आपके घर में कोई बच्चा है जो स्कूल जाते समय बहुत बहानेबाजी करता है कि पेट दर्द हो रहा है, रोने लगता है या स्कूल नहीं जाता, तो आप बच्चे से कहते हो कि अगर तुम रोज स्कूल बिना बहाना मारे गए, आराम से गए, तो मैं हर शाम को तुम्हें चॉकलेट दूंगा। तो इससे बच्चा क्या सोचेगा कि अरे वाह, मुझे तो रोज चॉकलेट खाने को मिलेगी। तो क्या करेगा? धीरे धीरे चॉकलेट के लालच में क्या करेगा? वो स्कूल जाना जो है बिना बहाने के शुरू कर देगा। तो ये किस में आएगा? कंटिन्यूअस रीइंफोर्समेंट में आ रहा है। मतलब आप चाह रहे हो कि कोई भी अच्छा बिहेवियर बच्चे में स्टार्ट कराना चाह रहे हो, तो सबसे अच्छा कौन सा पुनर्बलन होगा? वो कंटिन्यूअस रीइंफोर्समेंट होगा। लेकिन ये जो है लंबे समय तक नहीं देना चाहिए। जैसे आप बच्चे को अगर रोज चॉकलेट दे रहे हो, तो इसमें क्या होता है कि धीरे धीरे बच्चा लालची हो जाता है। अब वो स्कूल क्यों जाएगा? चॉकलेट के चक्कर में जाएगा। तो आपको क्या करना है कि कोई भी बिहेवियर स्टार्ट कराना है तो आप क्या करो? बच्चे को कंटिन्यूअस रीइंफोर्समेंट दो, लेकिन धीरे धीरे क्या करो? उसको पार्शियल में
बदल दो। नहीं तो इससे क्या होगा कि बच्चा ग्रीडी हो जाएगा, कुछ टाइम बाद बच्चा कहेगा कि चॉकलेट दो तभी स्कूल जाऊंगा, नहीं तो नहीं जाऊंगा। तो इस तरह हम समझ सकते हैं कि कोई भी बिहेवियर स्टार्ट कराने के लिए कंटिन्यूअस जो रिइंफोर्समेंट सबसे अच्छा है, लेकिन इसे लॉन्ग टर्म में नहीं देना है, लंबे समय के लिए, कुछ समय के बाद इसको जो है पार्शियल रिइंफोर्समेंट में बदल देना है। अब देखिए जो कंटिन्यूअस रिइंफोर्समेंट है इसके कोई टाइप नहीं होते हैं, लेकिन जो पार्शियल रिइंफोर्समेंट है इसके टाइप होते हैं कई सारे। पार्शियल रिइंफोर्समेंट दो टाइप का होता है, इंटरवल और रेशियो। अब जो इंटरवल है ये भी दो टाइप का होगा, फिक्स्ड और वेरिएबल, और रेशियो भी दो टाइप का होगा, फिक्स्ड और वेरिएबल। अब इंटरवल का क्या मतलब होता है? इंटरवल का मतलब होता है अंतराल ना, और अंतराल किस चीज का होता है? टाइम का होता है, समय का होता है। तो जब हम बात करेंगे इंटरवल शेड्यूल रीइंफोर्समेंट की, तो इसमें रीइंफोर्समेंट किस तरह दिया जा रहा होगा? इसमें जो रीइंफोर्समेंट है एक समय के अंतराल पे दिया जा रहा होगा। अब ये जो समय का अंतराल है वो या तो फिक्स्ड हो सकता है, निश्चित हो सकता है कि जो भी रीइंफोर्समेंट दे रहा है वो डिसाइड कर ले कि इतने समय के बाद, इतने निश्चित समय के बाद रीइंफोर्समेंट देना है, या फिर ये वेरिएबल हो सकता है, मतलब जिसमें निश्चित ना हो कि कब रीइंफोर्समेंट दिया जाना है। तो चलिए इन चारों को हम एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। अब मान लीजिए कोई दो बच्चे हैं, एक का नाम है एक्स और दूसरे का नाम है वाई। आप इन दोनों को ट्यूशन पढ़ा रहे हैं, ठीक है, एक्स और वाई को। ये दोनों एक ही स्कूल में पढ़ने जाते हैं और एक ही क्लास में भी पढ़ते हैं। अब आपने क्या किया, इन बच्चों का टेस्ट लिया, ठीक है, आप बच्चों को पढ़ा रहे हो तो उनका टेस्ट भी लोगे। तो जब आपने टेस्ट लिया तो पहले टेस्ट में वाई के ज्यादा मार्क्स आए, दूसरे में एक्स के आए, तीसरे में फिर एक्स के आए, चौथे में वाई के आए और पांचवें में फिर एक्स के आए, ठीक है। अब हम किसकी बात कर रहे हैं? फिक्स्ड इंटरवल शेड्यूल की। तो इसमें रीइंफोर्समेंट कैसे दिया जाता है? इसमें जो रीइंफोर्समेंट दिया जाएगा वो एक फिक्स्ड टाइम इंटरवल पे दिया जाएगा, यानी एक निश्चित समय के अंतराल पर रीइंफोर्समेंट पुनर्बलन दिया जाता है। तो आपने डिसाइड कर लिया कि आप एक एक टेस्ट छोड़कर जिसके ज्यादा मार्क्स आएंगे उसको चॉकलेट देंगे। तो आपने क्या किया, पहले में वाई के मार्क्स ज्यादा है पर इसमें आपने जो है चॉकलेट नहीं दी, दूसरे में आपने चॉकलेट दे दी। फिर आपने क्या डिसाइड किया था कि आप एक एक जो है टेस्ट छोड़ के चॉकलेट दोगे। तो आपने दूसरे में दी तो तीसरे में नहीं दोगे, फिर आपने तीसरे में नहीं दी तो चौथे में दोगे। तो इस तरह क्या होता है कि पांचवें छठे टेस्ट तक आते आते बच्चे आपका पैटर्न ऑब्जर्व कर लेते हैं। मतलब जो फिक्स टाइम इंटरवल है उसमें क्या होगा कि बच्चा समझ जाएगा कि चौथे में मिली थी यानी पांचवें में नहीं मिलेगी, यानी चौथे के लिए तो ये दोनों पढ़ाई करेंगे लेकिन पांचवें के लिए पढ़ाई नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि इसमें चॉकलेट नहीं मिलेगी। तो इन चारों में ये जो चारों शेड्यूल है रीइंफोर्समेंट के, इसमें सबसे खराब कौन सा है? फिक्स्ड टाइम इंटरवल वाला जो शेड्यूल है सबसे खराब होता है। और ये बात आप याद रखिएगा, अगर आपसे सवाल पूछा जाता है कि ये जो चार शेड्यूल हैं इसमें सबसे खराब कौन सा है, तो आप क्या बताओगे? जो फिक्स इंटरवल शेड्यूल है सबसे खराब होता है। और आपको ये बात याद भी रखनी है कि वेरिएबल के कंपैरिजन में जो फिक्स्ड शेड्यूल है वो हमेशा खराब होते हैं। ओके, अब हम बात करते हैं वेरिएबल इंटरवल शेड्यूल की। तो देखिए फिक्स में क्या था कि आपने डिसाइड किया था कि आप एक एक टेस्ट के बाद जो है बच्चे को क्या करोगे? चॉकलेट दोगे। लेकिन वेरिएबल में क्या है कि आप कभी भी चॉकलेट दे सकते हो, इसमें कोई इंटरवल डिसाइड नहीं होता। तो मान लीजिए अगर आपने जो है पहले टेस्ट के बाद चॉकलेट दे दी, दूसरे टेस्ट के बाद नहीं दी, फिर तीसरे के बाद भी चॉकलेट नहीं दी, फिर चौथे में चॉकलेट दे दी और पांचवें में भी चॉकलेट दे दी। अब इसमें क्या होगा? इसमें बच्चा कंफ्यूज हो जाएगा, वो समझ नहीं पाएगा, आपका पैटर्न ऑब्जर्व नहीं कर पाएगा। तो ये हो गया आपके इंटरवल में फिक्स्ड और वेरिएबल शेड्यूल। अब हम पढ़ लेते हैं रेशियो शेड्यूल के बारे में। तो देखिए ये भी कितने टाइप के होते हैं? दो टाइप के, एक फिक्स्ड और एक वेरिएबल। अब रेशियो जो शेड्यूल है ये क्या बताता है? ये डिपेंड करता है रिस्पॉन्स पे। मतलब ये आपको बताएगा कि आपको बच्चे को कब जो है रीइंफोर्समेंट देना है। यानी ये जो इंटरवल वाला था ये बता रहा था कि कितने टाइम के बाद आपको जो है रीइंफोर्समेंट देना है, लेकिन जो रेशियो शेड्यूल है ये बताता है कि बच्चे को कब रीइंफोर्समेंट देना है। तो इसमें फिक्स्ड वाले को चलिए समझ लेते हैं। तो देखिए आपने मान लिया कि जब कोई भी, जैसे दो बच्चे हैं एक्स और वाई है, तो आपने मान लिया कि जब बच्चा किसी भी दो टेस्ट में अच्छे मार्क्स ले आएगा तो आप उसे चॉकलेट दोगे। तो देखिए पहले टेस्ट में वाई ने मार्क्स लाए तो आप कोई चॉकलेट नहीं दोगे क्योंकि एक ही टेस्ट हुआ है। दूसरे में एक्स ने ज्यादा मार्क्स लाए, चॉकलेट नहीं दोगे।
तीसरे में फिर x ने ज्यादा मार्क्स ले आया। अब देखिए कितने टेस्ट में मार्क्स ले आया, ज्यादा, 2 में ले आया, तो आप क्या करोगे, x को एक चॉकलेट दे दोगे। अब फिर आपने चौथा टेस्ट लिया, इसमें y ने ज्यादा मार्क्स ले आए, तो देखिए ये पहले टेस्ट में ज्यादा मार्क्स ला चुका है, और आपने क्या फिक्स किया था कि जब किसी भी बच्चे के 2 टेस्ट में हाईएस्ट मार्क्स आएंगे तो आप क्या करोगे, चॉकलेट दोगे। तो चौथे में आप क्या करोगे, y को चॉकलेट दे दोगे। तो ये क्या है, फिक्स्ड रेशियो शेड्यूल है, जो किस तरह से दिया जाएगा, जो रेशियो शेड्यूल रीइंफोर्समेंट है वो किस हिसाब से दिया जाता है, वो रिस्पॉन्स पे दिया जाता है, यानी ये बताता है कि बच्चे को कब हमें रीइंफोर्समेंट देना है। आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि इन चारों में से सबसे अच्छा जो है रीइंफोर्समेंट शेड्यूल कौन सा है, तो आप बताएंगे वेरिएबल रेशियो शेड्यूल जो है वो इन चारों में सबसे अच्छा है। ऐसा क्यों है, देखिए, क्योंकि जो वेरिएबल रेशियो शेड्यूल से जो डेवलप बिहेवियर है वो कभी खत्म नहीं होता। इससे जो डेवलप बिहेवियर है वो क्या होता है, आपके व्यवहार में आ जाता है, आपकी आदत में शामिल हो जाता है, आप वैसे ही काम करने लगते हो। जैसे इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है, जैसे जो लोग लॉटरी खेलते हैं, लॉटरी की टिकट लेते हैं, गैम्बलिंग करते हैं, तो क्या करते हैं, एक बार उन्होंने लॉटरी की टिकट ली, नहीं निकला, फिर वो क्या करते हैं, दोबारा लेते हैं इस उम्मीद में कि हो सकता है इस बार निकल आएगी, फिर तीसरी बार, चौथी बार, तो क्या करते हैं, बार बार जो वेरिएबल रेशियो शेड्यूल से जिनका बिहेवियर डेवलप हुआ है वो क्या करते हैं, बार बार रिवॉर्ड पाने की इच्छा में, इस होप में कि हो सकता है इस बार हमें रिवॉर्ड मिल जाए, वो क्या करते हैं, उसी बिहेवियर को दोहराते रहते हैं। ठीक है, जैसे लोग गैम्बलिंग में करते हैं कि एक बार नहीं निकला, दूसरी बार किया, तीसरी बार किया, चौथी बार किया तो क्या है, बार बार करते रहते हैं। तो इन चारों में सबसे अच्छा कौन सा है, वेरिएबल रेशियो शेड्यूल है, और इससे डेवलप जो बिहेवियर है वो आपके व्यवहार में हमेशा के लिए रह जाता है। देखिए अब हम पढ़ेंगे बिहेवियर मॉडिफिकेशन टेक्निक को। ये जो बिहेवियर मॉडिफिकेशन की टेक्निक है इनको हम एजुकेशन में अप्लाई करके बच्चे के बिहेवियर को बदल सकते हैं। अब इसमें पहला क्या है, इसमें पहला है शेपिंग, और इसे हम क्या कहते हैं, क्रमिक सन्निकटन की विधि यानी सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन भी कहते हैं। अब इसे हम ऐसा क्यों कहते हैं, शेपिंग, शेपिंग का क्या मतलब होता है, शेप देना मतलब आकार देना। देखिए शेपिंग, किसी चीज को शेप देना मतलब आकार देना, किस तरह देना, क्या नाम है इसका, क्रमिक, यानी क्रम से देना, मतलब स्टेप बाय स्टेप देना। और क्यों देना, क्योंकि हमें क्या चाहिए, डिजायर्ड गोल चाहिए, यानी डिजायर्ड बिहेवियर चाहिए बच्चे में। तो देखिए जो बिहेवियर मॉडिफिकेशन की टेक्निक है उसमें स्किनर ने क्या बताया, शेपिंग के बारे में बताया। शेपिंग का क्या मतलब होता है, किसी चीज को शेप देना, आकार देना, और किस तरह देना, स्टेप बाय स्टेप, यानी धीरे धीरे देना, और किस लिए देना, डिजायर्ड गोल के लिए। अब डिजायर्ड गोल यहाँ पे क्या हो सकता है कि आप बच्चे से जो भी वांछित बिहेवियर या व्यवहार चाह रहे हो उसके लिए इसे करना। मॉडिफिकेशन की टेक्निक है उसमें अगला है टोकन इकोनॉमी। अब ये टोकन इकोनॉमी क्या होता है, तो देखिए आपके घर में आप सब पे इसका यूज हुआ है कि घर में पहले जब जो बच्चे ज्यादा झूठ बोलते थे या बहुत शैतानी करते थे तो उससे पापा मम्मी क्या कहते थे कि देखो अगर तुम दिन में झूठ नहीं बोलोगे तो तुमको एक टॉफी दे देंगे, या शैतानी नहीं करोगे तो शाम को तुमको घुमाने ले चलेंगे। तो वही क्या है कि कोई भी बच्चे का नेगेटिव बिहेवियर है और आप चाह रहे हैं उसे बदलना, आप चाहते हैं जो वांछित बिहेवियर जो आप चाह रहे हैं जिस तरह से बिहेवियर वो करे, तो उसके लिए आप क्या करोगे, एक धनात्मक पुनर्बलन यानी पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट दोगे, उसी को हम क्या कहेंगे, टोकन इकोनॉमी कहेंगे। अब इसको आप एक एग्जांपल से समझ लीजिए कि मान लीजिए आपके घर में कोई बच्चा है जो बहुत ज्यादा मोबाइल देखता है, ठीक है, दिन रात वो सिर्फ मोबाइल देख रहा है, पढ़ाई नहीं कर रहा। तो आप उसके पास गए और आपने उससे कहा कि अगर तुम मोबाइल देखना बंद कर दो तो रोज हम तुम्हें एक टोकन देंगे, ठीक है, अगर तुम मोबाइल देखना बंद कर दो तो रोज तुम्हें हम टोकन देंगे, और इस तरह जब तुम्हारे पास 10 टोकन इकट्ठे हो जाएंगे तो हम क्या करेंगे, तुम्हें बाहर मूवी दिखाने ले चलेंगे। तो आप क्या कह रहे हो, जो बच्चा दिन रात मोबाइल देख रहा है आप उससे ये कह रहे हो कि अगर तुम मोबाइल देखना बंद कर दो तो जितने दिन तुम मोबाइल नहीं देखोगे हम तुम्हें एक टोकन देंगे, और जब तुम्हारे पास 10 टोकन इकट्ठा हो जाएंगे तब हम तुम्हें मूवी दिखाने ले चलेंगे। तो बच्चा क्या करेगा, मन में सोचेगा कि अब मुझे क्या करना है, मोबाइल नहीं देखना है, क्यों, क्योंकि मुझे अब टोकन इकट्ठा करने हैं। तो पहले दिन मोबाइल नहीं देखेगा, आप उसे एक टोकन दोगे, फिर अगले दिन नहीं देखेगा, 2 टोकन दोगे, तो इस तरह उसके पास क्या होंगे, 10 टोकन इकट्ठा हो जाएंगे। अब ये टोकन कुछ भी हो सकते हैं, आप उसे कोई जो है स्टार बना के दे सकते हो, स्माइली दे सकते हो जिससे वो टोकन के रूप में रख लेगा। अब जब वो उसके पास
10 टोकन इकट्ठा हो जाएंगे तो उसके अंदर क्या आएगा कि मुझे किसी तरह 10 टोकन इकट्ठा करना है। क्यों? क्योंकि मुझे मूवी देखने जाना है। फिर आप क्या कहोगे उसे कि अगर इसी तरह तुम्हारे पास 20 टोकन हो गए, अब जब 10 टोकन इकट्ठा हो गए तब आपने मूवी का रखा, फिर आप आगे कह रहे हो कि अगर इसी तरह तुम्हारे पास 20 टोकन इकट्ठा हो गए तो हम क्या करेंगे, कहीं घूमने चलेंगे हॉलीडे पे। ठीक है, यानी अब बच्चे को क्या करना होगा, पूरे 20 दिन मोबाइल नहीं देखना होगा। तो इस तरह से क्या होगा, मोबाइल ना देखना धीरे धीरे उसके बिहेवियर में आ जाएगा। तो टोकन इकोनॉमी क्या है, जब बच्चे का कोई भी बिहेवियर है आप उसको बदलना चाह रहे हो, आप चाह रहे हो कि अच्छा बिहेवियर हो जाए, तो उसके लिए आप क्या करोगे, टोकन का यूज करोगे। ठीक है, किस लिए, और इसमें आप क्या करोगे, पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट दोगे जिससे बच्चे में जो है गुड बिहेवियर आ सके। तो यही है आपका टोकन इकोनॉमी। तो देखिए हमारी आज की क्लास यहीं पे खत्म होती है। आई होप आपको आज की क्लास पसंद आई होगी। अगर आपको आज की क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अपने दोस्तों में भी शेयर करिएगा, उनसे कहिएगा कि वो भी अपने दोस्तों में शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। हम आपसे मिलते हैं अपनी अगली क्लास में। तब तक आप सभी को बेस्ट विशेस।